नमस्कार मित्रों, दो लेखक ऐसे भी हुए हैं जिनको पढ़ने के लिए उस काल के लोगों ने हिंदी सीखी। ये बड़ा एक विलक्षण प्रयोग होता है कि किसी एक कृति को पढ़ने के लिए या किसी एक लेखक को पढ़ने के लिए भाषा सीखी जाए। ये वह काल था जब ज़्यादातर कृतियाँ जो हैं वो उर्दू में, फ़ारसी पर्शियन स्क्रिप्ट में आया करती थी और बाकी अंग्रेज़ी में तो खैर आती थी। हिंदी में अपेक्षाकृत रोमांच से भरी हुई पुस्तकें बहुत कम आती थी। साहित्यिक पुस्तकें भी आती थी तो वो लेखक मूल रूप से उर्दू में पहले लिखते थे और बाद में उसका हिंदी में मुद्रण या प्रकाशन आप कह सकते होता है। यहाँ तक कि मुंशी प्रेमचंद की अधिकांश जो पांडुलिपियाँ हैं हिंदी उपन्यासों की, वह भी उर्दू में ही उपलब्ध है मूल रूप में, और बाद में उन्हीं का कुछ एक उपन्यासों का तो जो भाषागत रूपांतर था स्वयं प्रेमचंद ने किया, और कुछ एक का जो भाषा लिप्यांतर है वो उनके शिष्यों ने या उनके परिवार वालों ने या इवन उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी शिवरानी ने किया। तो ये एक विचित्र परिस्थिति में सिर्फ इसका वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि इस काल में भाषागत स्थिति इस प्रकार से थी। ऐसे काल में हिंदी पढ़ने की ओर जो लेखक, जो पाठक उन्मुख हुए, उसमें दो जो लेखक थे उनकी मुख्य भूमिका रही। और पहले लेखक थे देवकीनंदन खत्री और दूसरे थे गोपाल राम गहमरी। देवकीनंदन खत्री का नाम तो आपने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति और ये भूतनाथ और इनके संदर्भ में सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि गोपाल राम गहमरी से आपका वास्ता ना पड़ा हो। मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों की जो परंपरा है, उस परंपरा की शुरुआत गोपाल राम गहमरी से होती है। और गोपाल राम गहमरी के जासूसी उपन्यास इतने रुचिकर होते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए लोगों ने भाषा सीखी। जिनको नहीं आती थी वो भी गोपाल राम गहमरी की कृतियों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखते थे, क्योंकि ये बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बातें होती हैं और रुचिकर इतनी हैं कि उन दिनों जब तनाव के दिन थे, जब हम विदेशी साम्राज्य के आतंक के नीचे जी रहे थे, जीने पर विवश थे, और ऐसे माहौल में ये होता है कि ये ज़रूरी हो जाता है कि बदलाव के लिए थोड़े से वो जो जूझने की प्रवृत्ति है उससे थोड़ा सा हटकर आराम की सांसें लेने के लिए और हल्का फुल्का पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उस वक्त आपको कुछ ऐसी सामग्री मिले जो आपके जीवन में एक रोमांच पैदा करे, जो जीवन में एक दिलचस्पी पैदा करे, एक नई चीज़ की ओर आपको खींच के ले जाए। और ये सारे के सारे जो गुण थे कि गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में होते थे। मित्रों, उसने लिखा भी खूब। आप अनुमान लगाइए, हम लोग अपरिचित हैं नाम से, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, उनको याद भी नहीं है, लेकिन इस शख्स ने 200 से ज़्यादा उपन्यास लिखे। 200 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, सैकड़ों कहानियाँ लिखी और एक लंबी अवधि तक एक पत्रिका निकालते रहे जिसका नाम ही था जासूस। पत्रिका उसी ट्रेंड में, उसी एक भावाभिव्यक्ति के रूप में और उसी प्रोफेशन में निकालना पत्रिका, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने ये सब किया। और यहाँ तक ये अनुवादक बड़े अच्छे थे गोपाल राम गहमरी। इन्होंने टैगोर की एक काव्य कृति थी चित्रांगदा, उसका अनुवाद भी हिंदी में इन्होंने किया। मतलब अनुवादक भी अच्छा आदमी, जासूसी लेखक भी अच्छा, पत्रकार भी अच्छा। इतने गुणों के बावजूद वो ऐसी अपनी स्मृति जो है वो कायम नहीं कर पाए जिसको याद रखा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसमें गुणवत्ता का अभाव था, सिर्फ ये बात ये थी कि उनको उस दृष्टिकोण से लिया ही नहीं गया और सिर्फ उन्हीं लेखकों को पकड़ा गया, उनकी चर्चा हुई जिनकी चर्चा करने से जो समीक्षक है उसकी चांदी हो जाए या बहुत ऊंची निगाह से उसको देखा जा सके। ये जो लेखक जो जीवन में राहत बांटते थे पाठक के जीवन में,
इनकी उपेक्षा घनघोर हुई है। और कई बार ये भी होता था कि उनकी कुछ एक उपन्यास मुझे याद है कि एक अद्भुत लाश उपन्यास था उनका, सरकटी लाश एक और उपन्यास था, डबल जासूस ऐसा ही एक उपन्यास था जो बड़ी चर्चा में बड़ा बना रहा, बेकसूर की फांसी ये भी अपने आप में बड़ा चर्चा में बना रहा, चर्चित रहा अपने वक्त में, खूनी की खोज, भयंकर चोरी। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिस परंपरा का विकास आगे हिंदी में होना चाहिए था वो इन्हीं लोगों तक सीमित रह गया। इन्हीं के बहाने से लोगों ने हिंदी सीख ली, भाषा का विकास तो हुआ, लेकिन भाषा के विकास के साथ साथ आगे लेखन की परंपरा इन विषयों में, जिन विषयों में ये लोग लिखते लिखते थक गए। 200 उपन्यास मित्रों, ये उपन्यास को ये तो नहीं है कि एक दिन में लिखा जाए। एक उपन्यास के लिए अगर 1 महीना भी आप मानेंगे तो बरसों तक ये लोग लगे रहे और तब जाके एक उपन्यास पूरा हुआ। और इनका जो जीवन काल है, जीवन वृत्त है, वो सन 1866 से 1946 तक फैला हुआ है। स्वाधीनता प्राप्ति से 1 वर्ष पूर्व इन्होंने अंतिम सांस ले ली थी। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने रोटी रोज़ी के लिए जासूसी उपन्यास लिखे हों, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इनका जो परिवार है वो ठीक ठाक था। और परिवार ठीक ठाक का मतलब ये है कि इनके जो दादा थे और परदादा ये फ्रांसीसी छींट का थोक का व्यापार करते थे। तो उन दिनों जो फ्रेंच क्वालिटी वाली फ्रांसीसी आयातित छींट, इसकी बड़ी मांग रहती थी और इसकी मांग को पूरा करने के लिए विशेष रूप से ये व्यापार करते थे। और उस व्यापार के आधार पर इनकी जो ख्याति थी, एक ठीक ठाक अच्छे खासे खाते पीते घराने वाली बन गई थी और उनको कोई भी कमी नहीं रही थी। सिर्फ दिक्कत ये थी कि गोपाल राम जी का जन्म जब हुआ तो लगभग 6 महीने की उम्र थी कि माँ चल बसी। और पालन पोषण के लिए नानी के घर में, गहमर एक क्षेत्र का नाम है, तो गहमर में आना पड़ा। और मायका था माँ का, तो वहाँ पर जाके अपनी लालन पालन हुआ। और उसके बाद श्रीमान जी जब थोड़े से प्रौढ़ हुए, थोड़ी सी समझ में आई लिखने पढ़ने की बातें, तो पत्रकारिता में लग गए। और पत्रकारिता में भी उस काल के 2 बहुत बड़े अखबार थे, सन्मार्ग और साथ साथ उसके आज, दैनिक आज भी बनारस से निकलता था और सन्मार्ग भी बनारस से निकलता था। तो दोनों अखबारों में लंबी अवधि तक इन्होंने संपादन कार्य भी किया। मतलब लिखने पढ़ने की जो एक प्रवृत्ति थी वो पत्रकारिता में भी रही, जासूसी उपन्यास लेखन में भी रही और अनुवादों में भी रही। एक व्यक्ति एक कलम के सहारे कितना कुछ कर जाता है, ये सामर्थ्य अगर देखनी हो तो गोपाल राम गहमरी, जिन्हें कई बार गोपाल दास गहमरी भी कह देते हैं, तो ये उनकी कृतियों और उनके जो एक कृतिकार के रूप में जो लेखन है उस पर एक नज़र डालने से आपको मालूम हो जाएगा कि कितना ज़्यादा गहन अध्ययन था इस आदमी का। क्योंकि जासूसी उपन्यासों की प्रवृत्ति नहीं थी और तिलस्मी उपन्यास जैसे चंद्रकांता संतति है या ये उपन्यास जो देवकीनंदन खत्री ने लिखे, इनकी भी परंपरा नहीं थी। तो दोनों के लिए कथानक को नए ढंग से गढ़ना पड़ता था। और उस गढ़ने के लिए गहमरी, क्योंकि अंग्रेज़ी भी इनकी अच्छी थी, पकड़ अच्छी थी, इन्होंने अंग्रेज़ी में जासूसी उपन्यास कई पढ़े भी थे, तो इनको एक नज़रिए का पता लग गया कि जासूसी उपन्यास क्या होता है। लेकिन मित्रों, एक बड़ी अजीब सी बात ये होती है कि इतने मूर्धन्य और मेधावी लेखक को हम लोग बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। शुक्रिया।